नमस्कार प्यारे भाइयों बहनों, कैसे हैं आप लोग। मध्य प्रदेश प्रारंभिक पात्रता परीक्षा वर्ग 3 के लिए फॉर्म तो सभी अभ्यर्थियों के भर चुके हैं। अब समय आ चुका है इस परीक्षा होने का। तो परीक्षा कब से प्रारंभ है? आप कहेंगे भाई परीक्षा जो है अपनी वो 10 नवंबर से परीक्षा प्रारंभ होनी है। कब तक होगी परीक्षा? तो फिलहाल इसके बारे में तो कोई जानकारी नहीं है कि परीक्षा कब तक होगी। ये तो तय होगा अभ्यर्थियों की संख्या और परीक्षा केंद्रों की उपलब्धता के आधार पर। लेकिन इस परीक्षा की तैयारी अपन कैसे करें कि हम इसमें पास हो जाएं, तो इसको लेकर मैं अपने अनुभव आपसे साझा करने वाला हूं, आपको कुछ जरूरी सलाह देने वाला हूं। क्योंकि मेरे विचार में जो अभ्यर्थी इस भर्ती परीक्षा में या पात्रता परीक्षा में शामिल होने वाले हैं वो या तो बिल्कुल फ्रेशर हैं जिन्होंने अभी अभी डीएड कंप्लीट की है, पिछली पात्रता परीक्षा दी नहीं थी तो उनको यह परीक्षा देनी है, या फिर वो हैं जो पिछली परीक्षा में फेल हो गए थे। हम जैसे अभ्यर्थी जो ना फेल हुए थे ना कट ऑफ में आए थे वो तो सुन बैठे हैं अभी। तो अपने अनुभव में आपसे साझा करने वाला हूं, कुछ रणनीतियां आपको बताने वाला हूं और मुझे पूरा यकीन है कि ये आपके बहुत काम आएगी। परीक्षा की अगर हम बात करें तो अपने पास सिर्फ आज से 20 दिन का ही समय बचा हुआ है भाई। कितने? 20 दिन का समय बचा हुआ और सिलेबस जो है बहुत लंबा है। बहुत सारे अभ्यर्थी कहते हैं कि अब परीक्षा में ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है। बोले क्यों? क्योंकि देखो ऐसा है कि भाई यूआर वालों को तो लाने हैं 60%, मतलब 90 अंक, जबकि जो रिजर्व कैटेगरी है जैसे ओबीसी, जैसे ईडब्ल्यूएस, जैसे फिजिकल हैंडीकैप्ड, या फिर आप एससी या फिर आप एसटी से बिलोंग करते हैं तो आपको 50% अर्थात सिर्फ 75 अंक लाना है। भाई 75 अंक लाना कौन सी बड़ी बात है। बहुत सारे अभ्यर्थी इस प्रकार से सोचते हैं कि 75 अंक अरे आ जाएंगे, 90 अंक बड़े आराम से आ जाएंगे, पर वास्तव में ऐसा नहीं है। किसी भी कंपटीशन का जो एग्जाम होता है, जो परीक्षा बनाने वाले होते हैं, जो पेपर तय करते हैं, वो हमेशा यह सोचकर परीक्षा बनाते हैं, आपका पेपर बनाते हैं कि आपको फेल करना है, ना कि पास करने के लिए। उनका यह कतई मकसद नहीं है कि इसमें सभी अभ्यर्थी पास हो जाएं, हमारा रिजल्ट सुधरे। उनका मकसद यह है कि अभ्यर्थी ज्यादा से ज्यादा फेल हों, चाहे वो पात्रता परीक्षा हो चाहे चयन परीक्षा हो। मेरी बात को गहराई से समझना। बहुत सारे अभ्यर्थी इस चीज को बहुत हल्के में ले रहे हैं कि 90 अंक गुरु आ जाएंगे, 75 अंक हंसकर आ जाएंगे, कुछ पढ़ने की ही जरूरत नहीं है। तो बहुत सारे अभ्यर्थी पिछली भर्ती परीक्षा में या पिछली पात्रता परीक्षा में नहीं ला पाए थे इतने अंक। इस बात को पहले तो आप इस परीक्षा को थोड़ा सा सीरियस लें। इतने अंक आपको लाने हैं और इसके लिए आपको पढ़ना है 5 विषय। कौन कौन से विषय? आप कहेंगे बाल विकास है जी, बाल विकास के अलावा हिंदी है, अगर आपने हिंदी ली है तो, या फिर बाल विकास, मैथ और पर्यावरण, ये 3 तो कंपलसरी हैं। इसके अलावा 2 आपकी भाषाएं हैं जो आपने चुन रखी होंगी, हाँ या ना। अब आधे आधे भी नंबर आ जाएं तो बड़े आराम से पास हो जाएंगे रिजर्व कैटेगरी वाले, जबकि यूआर वालों का कहना है कि थोड़े नंबर किसी टॉपिक में बढ़ा देंगे, किसी सब्जेक्ट में जो अपना पसंद का है, तो बड़े आराम से पास हो जाएंगे। इसमें मेरिट में आकर या इसमें 150 में से 135, 40, 25 अंक लाकर कोई फायदा होने वाला नहीं है, सिर्फ पास होने भर से मतलब है। पर पास होने भर के भी लाले पड़ जाएंगे। पेपर इस प्रकार से बनाया जाएगा, इस चीज को ध्यान रखें आप। अगर विश्वास ना हो तो आप वर्ग 2 का जो एलिजिबिलिटी टेस्ट हुआ था, वर्ग 2 की जो पात्रता परीक्षा हुई थी, उनके पेपर उठाकर देख लीजिए, लेवल समझ में आ जाएगा। मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, मैं तो आपको सचेत कर रहा हूं। आप इसको लेकर सीरियस रहें, तभी आप इसको क्वालिफाइड कर पाएंगे। अब बात अगर हम करें कि इसके सिलेबस को लेकर, तो सिलेबस तो आपने पढ़ा ही होगा। प्रश्नों के लेवल को लेकर अगर हम बात करें कि कैसे प्रश्न आते हैं और उनका उद्देश्य क्या होता है, जो आप पढ़ें, किसी भी नोट से पढ़ें, किसी भी किताब से पढ़ें, किसी भी शिक्षक से पढ़ें, दुनिया में कहीं से भी पढ़ लें, परीक्षा में तो वो आ ही नहीं सकता है। शिक्षक भर्ती परीक्षा में फिर कहां से आता है? आप कहेंगे सिलेबस के बाहर आता है क्या? नहीं, ऐसा भी नहीं है, आता सब सिलेबस से ही। लेकिन जो बाकी परीक्षाएं होती, चाहे वो पुलिस परीक्षा हो, सब इंस्पेक्टर परीक्षा हो, पीएससी की परीक्षा ही क्यों ना हो, उसमें वही पॉइंट टू पॉइंट बातें पूछी जाती हैं जो एग्जैक्टली होती हैं। पर यहां पर ऐसा नहीं है, यहां पर सिर्फ आपकी सोचने की क्षमता को परखा जाता है। प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कैसे कि आपके विद्यालय में एक बच्चा रो रहा है, अब आप उसको किस प्रकार से शांत कराएंगे। विकल्प दे रखा है कि डरा धमका कर, डंडे से पीट कर, बच्चे की समस्या पूछकर, इस प्रकार के प्रश्न दे रखे हैं। अब उन्होंने प्रश्न में भले ये पूछा है कि आप उस बच्चे को किस प्रकार से शांत कराएंगे, और ऑप्शन दे रखा है कि डंडे से। आप कहेंगे डंडे से तो भाई बच्चे का बाप भी शांत हो जाएगा, बच्चा तो क्या ही चीज है, लेकिन वो ऑप्शन तो गलत हो जाएगा। तो बात ये है, मैं जो आपसे कहना चाह रहा हूं कि आपको अपने विचारों से नहीं चलना है, आपके विचार उनके विचारों से मिलने चाहिए। किनके विचारों से? पेपर बनाने वाले हैं, तब आपको नंबर मिलेगा। तो ये परीक्षा जो है ना, वो फैक्ट पर आधारित ना होकर आपकी मानसिक योग्यताओं का
कौशल देखती है कि आप किस किस प्रकार से सोचते हैं, आपकी सोचने की क्षमता कैसी है, तत्काल निर्णय लेने की क्षमता कैसी है। अरे हाँ या ना। सबसे महत्वपूर्ण जो पहलू इस परीक्षा में है वो है शिक्षण विधि। क्या? शिक्षण विधि। भाई लगभग जैसे 150 नंबर की प्रश्न है तो 75 प्रश्न तो इसके मान ही लो, सभी अलग अलग विषयों में। और ऐसा नहीं है कि मैथ को लेकर शिक्षण विधि अलग होंगी, हाँ अलग हैं, सबकी अलग हैं, लेकिन अगर आप शिक्षण विधियों कंप्लीट कर लेते हैं जो कि एक दूसरे से आपस में जुड़ी हुई हैं तो बहुत ही बेहतर ढंग से आप जो है परीक्षा पास कर पाएंगे। शिक्षण विधि बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप सोचें कि हम तो हिंदी में सिर्फ व्याकरण पढ़ेंगे, आप रस छंद अलंकार पढ़ते रह जाएंगे, आप साहित्य पढ़ते रह जाएंगे, पर उनसे प्रश्न जितने आने हैं इतने बड़े टॉपिक से उतने ही शिक्षण विधियों से भी आने हैं। भाई पढ़ाएंगे आप किस प्रकार से? सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण तो ये है, आपको प्राथमिक बच्चों को पढ़ाना है जो 1 से 5 की कक्षाएं पढ़ रहे होंगे, उनकी उम्र लगभग 6 से 11 वर्ष की होगी, इसी के बीच में होगी ना। तो उनको आप किस प्रकार से सिखाएंगे? वो तो बिल्कुल कोरा कागज है, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए शिक्षण विधियां सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो आप तैयार क्या करें? अपनी शिक्षण विधियां। दूसरी चीज जो है वो आप अपने आप को टाइम दें। जैसे कोई भी प्रश्न हो, भले ही आप अभी इतना भी टाइम नहीं देना है कि आप को जो है पेपर ही समय पर ना कर पाए, लेकिन आप अलग अलग एंगल से बात को सोचें। कहा जाता है कि एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं भाई। बिल्कुल सही बात है कि गलत है? लेकिन जब आप बाल विकास पढ़ते हैं, जब आप शिक्षण विधियां पढ़ते हैं, जब आप शिक्षक बनने की तैयारी करते हैं, इस सिलेबस को पढ़ते हैं, तो यहां पर एक सिक्के के 2 पहलू नहीं होते हैं, एक सिक्के के उतने पहलू होते हैं जितना कि प्यारे भाइयों बहनों आप सोच पाते हैं। तो कितना ज्यादा आप सोच पाते हैं, आपका स्कोर इसी बात पर निर्भर करेगा। अगर आप मुझसे कहें कि यार तुम बड़ा ज्ञान दे रहे हो, इतने होशियार थे, तो पहले लगी क्यों नहीं? भाई लगी नहीं, इसलिए ये बातें सीख में समझ में आ रही है कि हमसे गलती कहाँ हुई। मेरे 106 नंबर आए थे, घटकर बचे थे 104, नहीं हो पाया, ओबीसी कैटेगरी थी। तो अब ये चीजें ठीक है, जो हुआ सो हुआ, लेकिन बात यह है कि जो कुछ सीखा वो मैं आपको बता रहा हूं। मेरी उम्र 27 साल है, अगर आप मुझसे बड़े हैं तो बड़े भाई बहन हैं, छोटे हैं तो छोटे भाई बहन हैं। यकीन मानिए आपकी बहुत काम की चीजें होने वाली हैं। तो आपको विशेष फोकस कहाँ करना है? शिक्षण विधियों पर, और शिक्षण विधि जो है बहुत बेहतर ढंग से पढ़नी है। फिर आपको देखिए प्रैक्टिस सेट ज्यादा से ज्यादा लगाने हैं। प्रैक्टिस सेट मतलब आप समझिए कि अभी आपके पास 20 दिन है, आप 20 से ज्यादा ही प्रैक्टिस सेट लगाइए। दिन में आप 2 सेट लगाइए, उनका एनालिसिस कीजिए, विश्लेषण कीजिए। प्रैक्टिस सेट तय करेंगे कि आपके स्कोर क्या बन रहा है, और जो आपका स्कोर बनता है ना प्रैक्टिस सेट में, अगर किसी भी आप अच्छे संस्थान के प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं तो वो उसके वहां पर जो फाइनल एग्जाम होता है वहां पर भी उसी के आसपास रहता है स्कोर। तो प्रैक्टिस सेट बहुत जरूरी है। प्रैक्टिस सेट ऐसे नहीं लगाने हैं आपको कि आपने फोन में प्रैक्टिस सेट लगाया, आपको सिर्फ 20 मिनट का टाइम था या आधे घंटे का टाइम था, आपने इतना लगाया, फिर किसी और काम में लग गए, फिर अचानक से याद आया या फिर पढ़ने बैठ गए तो फिर प्रैक्टिस सेट चालू कर लिया। कोशिश कीजिए कि जितना भी आपके पास समय है उस परीक्षा अवधि में ही आप प्रैक्टिस सेट लगाएं, उसी में आप जो है इसको खत्म करें, तो आपको यह निश्चित रूप से फायदा करेगा। और टाइम से, ऐसा नहीं कि आप मन से लगे हैं लगाने के लिए, नहीं, टाइम से लगाइए। प्रैक्टिस सेट ज्यादा से ज्यादा लगाइए, उनका विश्लेषण कीजिए। और जब आप प्रैक्टिस सेट लगाएंगे उसमें आपको समझ में आएगा कुछ प्रश्न तो आपको सरल लगे हैं, कुछ प्रश्न आपको कठिन लगे हैं, कुछ आपके पल्ले ही नहीं पड़े, कुछ आपको इशारों में आ गए, 1 सेकंड में उत्तर आ गया। तो ऐसे प्रश्नों को या ऐसे टॉपिक को आप अंडरलाइन करना सीखिए। जैसे जो आपको बहुत ज्यादा सरल लगे आप उसको हरे रंग से अंडरलाइन कर सकते हैं उन टॉपिक को, जो आपको मीडियम लगे उनको आप जो है किसी और रंग से अंडरलाइन कर सकते हैं, जो आपको बहुत ज्यादा कठिन लगे उनको आप लाल रंग से या किसी रंग से भी अंडरलाइन कर सकते हैं। फिर इनका विश्लेषण कीजिए कि भाई इनको तो हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, इनमें तो हमें समय बर्बाद करना ही नहीं है। ये जो चीजें हैं जो हमको मीडियम लगी हैं इनमें थोड़ा सा हमें समय इन्वेस्ट करने की जरूरत है, तो इनको हम पढ़ेंगे। लेकिन जो चीजें हमें बहुत ज्यादा कठिन लगी हैं इनमें हमें बहुत ज्यादा समय इन्वेस्ट करने की आवश्यकता है। एक्चुअली में होता क्या है कि जो चीजें हमें सरल लग रही होती हैं उनको पढ़ने में भी बहुत ज्यादा मन लगता है, बहुत ज्यादा मजा आता है, पर इनको ही पढ़ते रहेंगे तो यही सिर्फ पेपर में पास नहीं करा देंगी ना। समस्या तो इनको पढ़ने में आती है जिनमें मन भी नहीं लगता है और ये चीजें कठिन भी होती हैं, तो ये हानिकारक बैठ जाती हैं। तो क्या करना है भाई, जो चीजें आपको प्रैक्टिस सेट में लगे कि कठिन है, ये टॉपिक कठिन है, ये हमसे बन नहीं रहे हैं, चाहे वो मैथ में हो, चाहे पर्यावरण में हो, चाहे बाल विकास में हो, हिंदी, उर्दू, संस्कृत, इंग्लिश, किसी भी विषय में हो सकते हैं, उनको आप इस प्रकार से लिखिए, अलग अलग लिखिए और उनको उन पर समय इन्वेस्ट कीजिए। इसके अलावा देखिए शिक्षक भर्ती परीक्षा या पात्रता परीक्षा पास करने का या उसमें अच्छा स्कोर करने का जो अचूक उपाय है, जो मूल मंत्र है, वो ये है कि सभी प्रश्नों के उनके सभी ऑप्शन को समझिए। आप अपने आप को समय दीजिए, उस प्रश्न को समय दीजिए। ऐसा नहीं है कि आपको हो सकता है ये ऑप्शन अच्छा लगा हो, जैसे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, ए,
बी, सी, डी। आपने कोई प्रश्न पढ़ा, आपको उसका ए ऑप्शन अच्छा लगा, आपने सही कर दिया, पर ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको ये जो है आप सही निकले, क्योंकि इसमें होता क्या है कि इससे बेहतर ऑप्शन कोई अगर है तो फिर वो भी पढ़ना पड़ेगा आपको। तो सभी ऑप्शन को समझिए और जो आपको विकल्प जो है वो ज्यादा सही लगे उस पर आप टिक कीजिए। सबसे जो महत्वपूर्ण चीज है वो यही है कि इसके किसी एक ऑप्शन को पढ़कर अपना आंसर न देकर सभी ऑप्शन को बेहतर ढंग से विश्लेषण कीजिए, उनको समझिए, तभी आप जो है बेहतर स्कोर कर पाएंगे। धन्यवाद प्यारे भाइयों बहनों, ऑल द बेस्ट। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, अपने अन्य साथियों तक साझा कर दें, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर दें। आभार।